अच्छा, आपने इक्वलिटी की बात की तो इक्वलिटी में गर्ल्स भी आती है। Of लड़कियों की course. तालीम के हसूल में क्या रुकावटें हैं, आप क्या समझती हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो इस चीज़ को बहुत नेगलेक्ट किया जाता है। फैमिलीज होती है जो अपने गर्ल्स को नहीं पढ़वाती हैं, तो आप उस चीज़ की हक में या ना हक में? ठीक है, पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम कैसा होना चाहिए? इन शॉर्ट वर्डिंग में आप व्यूअर्स को बताएं। अच्छा, व्यूअर्स को ये बताएं कि जाबीज स्कूल के कितने ब्रांचेस है और कहाँ लोकेटेड है, ये बता दीजिए। अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जाबीज स्कूल एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल स्कूल? व्हाट इज द रिलायबल फी ऑफ जाबीज स्कूल? देखिए, फी जो है मेरे पास इसमें 2 सेक्टर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं। एक तो हम नॉमिनल फी के ऊपर काम कर रहे हैं, दूसरा हम एक प्योरली जो है वो सोशल वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, जो बिल्कुल फी पे कर ही नहीं सकते हैं। हमारा स्टार्टअप 3000 है रजिस्टर्ड फी जो हमारी, लेकिन हम वो भी नहीं चार्ज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स से। मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के अंदर भी आप देखें तो आपको 1% और 2% इसका रेशियो मिलता था। आज अगर आप देखें तो एक छोटा स्कूल जो किसी गली मोहल्ले में भी खुला हुआ है ना, वहाँ की भी जो अगर वो प्राइवेट स्कूल स्पेशली है, तो वहाँ पर लोग इसी चीज के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं कि वो बच्चे को स्टडीज कराने के लिए उस स्टडी को किस तरह से इंटरेक्टिव करें, किस तरह से उसके लिए दिलचस्पी का बाइस हो कि वो बच्चे की तवज्जो जो है वो गेन कर सके। दिस इज द जेबीज स्कूलिंग सिस्टम, और ये 2 वर्ड्स को बेसिकली हमने मर्ज करके इसका जो है वो फिलॉसफी है दैट इज बिहाइंड लाइक ए जेब्स, जो कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है नसरानी ज़बान में, या फिर इसको बाइबल में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जबीन नवीद मेरा नाम है, और मैं इसकी फाउंडर भी हूँ जेबीज स्कूलिंग सिस्टम की, और JETC की यानी जेबीज एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की भी फाउंडर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज पॉडकास्ट के साथ में हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह। नाज़रीन, एक ज़बरदस्त और एक कन्वेंशनल और एक डायवर्शनल पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में, हमारे व्यूअर्स की खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो इवन मैं समझता हूँ मोर इंटरेस्टिंग और ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए कि आज का जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा टॉपिक है, वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। एजुकेशन की बात जहाँ तक आती है तो पाकिस्तान उसमें कहीं नज़र नहीं आता, उसकी फॉल्स की वजह से हम कह सकते हैं। तो उस बिहार पे एक ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनको हमने लाइन अप किया है। जबीन नवीद साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं इनका बेहद मशहूर हूँ, उन्होंने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें यह पॉडकास्ट पे बनाई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से? चलिए सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। श्योर। ठीक है, मैं ज़रा व्यूअर्स को ये भी बता लेता हूँ कि ये जाबीज स्कूलिंग सिस्टम की प्रिंसिपल भी है और हम को फाउंडर भी नहीं कह सकते। सबसे पहले सवाल मैम आपसे ये है कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड जाबीज स्कूलिंग सिस्टम? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू करेक्ट वन थिंग कि दिस इज द जेबीज स्कूलिंग सिस्टम, और ये 2 वर्ड्स को बेसिकली हमने मर्ज करके इसका जो है वो फिलॉसफी है दैट इज बिहाइंड लाइक ए जेब्स, जो कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है नसरानी ज़बान में, या फिर इसको बाइबल में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जबीन नवीद मेरा नाम है, और मैं इसकी फाउंडर भी हूँ जेबीज स्कूलिंग सिस्टम की, और JETC की यानी जेबीज एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की भी फाउंडर है। तो इसलिए हमने जो है इसको दोनों को मर्ज करके और इसको एक बेहतर नेम और एक इसके पीछे फिलॉसफी भी यही है कि इसके साथ हम सिर्फ सिंपल एजुकेशन सिस्टम को ना हम फॉलो अप रखें, बल्कि एक जो आप समझते हैं कि तरबियत का अंसर भी हो, साथ साथ बेहतर शहरी बनाने का भी हो, बेहतर इंसान बनाने की यानी पर्सनालिटी बिल्डिंग ऑफ अ चाइल्ड, उसके ऊपर वर्किंग करें। तो इन दोनों नामों को मर्ज करके एक नाम बनाने का, और यस, और इसको एक जो है वो रिवायती स्कूल से हटके एक ऐसा स्कूल बनाने का जिसके अंदर बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्डिंग हो और तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो और माशरे के लिए एक पाल रुकन भी वो बन सके। तो ये बेसिकली इसके पीछे मकसद है। How many students are there in your school? We have more than 500 students. Zabardast, mashallah. That's an achievement. Alhamdulillah. अच्छा, what are the advantages of Jabi school as compared to other traditional schools?
देखिए, हम एज कंपेयर के दी दूसरे स्कूल से द जेबीज स्कूलिंग सिस्टम इज बेटर देन अदर्स, आई कैन नॉट से दैट। एवरीबडी इज वर्किंग देयर ओन सेल्फ एंड फॉर देयर सर्वाइवल्स, और हर शख्स अपने तौर पे बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, हर स्कूल बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हर शख्स का अपना एक जो है ना, Format उसकी होता है, कोई भी teaching। फॉर्मेट है, फिलॉसफी है, दे हैव देयर ओन पेडागॉजीज। बट मैं पर्सनली ये चीजें देखती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, शायद ये डिफरेंस इसमें है कि मैंने अपनी जो है वो लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जो हर्डल्स देखी, जो प्रॉब्लम्स आई, या जो मेरे फेलोज को होती थी, वो हम डिस्कस करते थे। क्योंकि हम लोगों ने जो तालीम हासिल की, जिस वक्त में तालीम हासिल की, रिवायती तालीमी निज़ाम के तहत हम तालीम हासिल करते रहे, उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। बिल्कुल, hurdles दूसरा होती है के उसमें। हर्डल्स के साथ साथ हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत काबिल जरूर थे, लेकिन वो इतने हमारे करीब नहीं थे, जो वो हमारी जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको समझ सकते किसी Sort out कर सकते। यस। और दूसरा ये कि एजुकेशन को हमने एक ही पैटर्न के ऊपर रखा हुआ था, हम उसको सिस्टमैटिक तो लेके चल रहे थे, लेकिन हमने उसके अंदर कोई इनोवेशंस नहीं लेके आ रहे थे। लाइक के हम इसको कॉन्सेप्शनल स्टडीज की तरफ, प्रैक्टिकल स्टडीज की तरफ लेके नहीं जा रहे थे, इसको इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे थे। हम जब भी जो है ना अपनी कोई एक टेक्निकल एजुकेशन हम ले रहे होते हैं, जैसे कि बीएड एमएड आप करें, वो इतनी बड़े बड़े हम लोग जो है ना उसके अंदर असाइनमेंट बना रहे होते हैं कि जी इंटरेक्टिव स्टडीज, लेकिन कहीं भी उसको फॉलो अप आपको पिछले 20 सालों में, तो 20 साल पहले अगर आप चले जाएं, 15 साल पहले आप चले जाएं, आपको कहीं नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में। इवन मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के अंदर भी आप देखें तो आपको 1% और 2% इसका रेशियो मिलता था। आज अगर आप देखें तो एक छोटा स्कूल जो किसी गली मोहल्ले में भी खुला हुआ है ना, वहां की भी जो, अगर वो प्राइवेट स्कूल स्पेशली है, तो वहां पर लोग इसी चीज के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं कि वो बच्चे को स्टडीज कराने के लिए उस स्टडी को किस तरह से इंटरेक्टिव करें, किस तरह से उसके लिए दिलचस्पी का बाइस हो कि वो बच्चे की तवज्जो जो है वो गेन कर सकें। जब तक बच्चे की तवज्जो या उसकी दिलचस्पी नहीं होगी किसी चीज में, आप उसको सिखाना बहुत डिफिकल्ट होगा। उसकी एक बेहतरीन मिसाल हमारे पास आज मल्टीमीडिया मौजूद है, हमारे पास डिफरेंट एप्स मौजूद हैं, डिफरेंट कंप्यूटर गेम्स मौजूद हैं। तो आप ये देखें कि बच्चे जो है वो उसको इतनी दिलचस्पी के साथ खेलते, इतना टाइम स्क्रीन के आगे जाया कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्टिव हैं। तो स्टडीज को भी इतना ही इंटरेक्टिव होना चाहिए, प्लेफुल होना चाहिए, जिससे बच्चे सीख सके। ठीक है, तो डू यू प्रेफर ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन स्कूलिंग और नॉट? देखें, इन सम क्राइटेरियाज, इन सम सिनेरियोज वी हैड टू डू, हमें करना पड़ा, बट मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और उस दौरान हमारी जितने भी मीडिया सेशंस हुए, हमने सब में इसको कंडेम किया। उसकी वजह ये है कि ऑनलाइन सेशन में वही वाली बात है कि बच्चे को आप इंटरेक्टिव स्टडीज नहीं करा सकते, बच्चे की आप अटेंशन गेन भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऑनलाइन स्टडीज में एक ये फनी पार्ट ये होता है कि अगर आपका इंटरनेट हैंग हो जाता है तो बेचारा वहाँ बैठा रहता है और टीचर आप पढ़ा रहा है। बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी स्टूडेंट्स के पास होते हैं, कुछ टीचर्स के पास भी एक्सक्यूजेस होते हैं। लेकिन देखिए, आप एक टीचर है, वो एक क्लास में, अगर हम इसको प्री प्राइमरी लेवल से लेके और अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाएं, ठीक है ना, हमने वहां से प्री प्राइमरी में भी ये सफर किया कि जी हमने जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस दी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाके हमने देखा कि जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो डिग्री लेवल्स तक जो है ना वो ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में कितने फीसद आपको कामयाबी हुई? मैं समझती हूँ 2 और 3% स्टूडेंट्स थे जो कुछ गेन कर पाए उसके अंदर। उसकी वजह ये थी कि एक टीचर को ये मुश्किल हुई कि एक तो वो ट्रेंड नहीं थे उस वक्त। अगर ट्रेंड हो भी जाए टीचर, क्योंकि बहरहाल एक अच्छा टीचर जो होता है वो हर सूरत अपने स्टूडेंट्स को जो होता है वो अपना 100% देना चाहता है। बिल्कुल, ठीक है ना, अपनी जात की नफी करके वो देना चाहता है। एक अच्छा टीचर जो होता है वही चाहता है मेरी छुट्टी ना हो, मैं बीमार ना हूँ वर्किंग डेज में, मेरे बच्चों का लॉस हो जाएगा, चाहे वो किसी लेवल के भी बच्चे। अब वो जो एक टीचर है जो 25 से 50 बच्चों को एट ए टाइम उसकी अटेंशन देखता है, वो बच्चों को जज कर रहा होता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किसकी अटेंशन किस तरफ है, वो बोर्ड की तरफ भी देख रहा है, ठीक है, वो लेक्चर भी डिलीवर कर रहा है, ठीक है, वो बच्चों को वो राउंड ले रहा है क्लास के अंदर, वो ये भी देख रहा है बच्चे असाइनमेंट किस तरह से जो है ना वो राइट डाउन कर रहे हैं। वो तमाम चीजें आपको, टीचर को सबसे ज्यादा तो उसमें डिफिकल्टी हो रही है कि वो स्टूडेंट्स जो है वो पता ही नहीं है उनका कि आया कि वो अटेंशन से पढ़ रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं, उनकी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। एक तो ये टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि टीचर अगर बेचारा 100% दे भी रहा है तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए एक नया मजेदार सा एक उनके लिए तो गेम था ये। तो कुछ बच्चे जो सीखना चाहते थे या उनके पेरेंट्स अगर उनके साथ जो है वो समझे कि उनकी भी अटेंशन थी और वो चाहते थे कि उनकी भी यही इंटेंशन थी कि उनके बच्चे पढ़ें, तो वो तो सीख रहे थे। लेकिन बाकी जो बच्चे जिनके पेरेंट्स जानते ही नहीं है, आईटी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही नाबलद हैं, तो वो पेरेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया।
तीसरी चीज ये कि हमारा मुल्क कभी इस काबिल नहीं हुआ, अपने पाँवों पे खड़ा नहीं हुआ, वो कितना एक्सपेंसिव जो है ना वो गैजेट्स हर बच्चे के लिए डिफरेंट और जो है ना वो उसको दें। घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, 6 बच्चे पढ़ने वाले, डिफरेंट लेवल्स के हैं, प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चे भी हैं, उन सबके लिए अलग-अलग गैजेट्स प्रोवाइड करना, इंटरनेट की फैसिलिटी। फिर इन तमाम गैजेट्स के ऊपर इतना कोई ज्यादा एक्सपेंस आ रहा था, फिर इनके ऊपर जो रेट्स, मतलब आप देखें जिस वक्त लोगों को बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और ये इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा था लॉकडाउन का, उस वक्त में इनके ऊपर रेट्स किस कदर हाई हो गए थे। तो हमारे तो मतलब ये इस तरह की फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, हम इसको किसी भी तरह परस्यू नहीं करेंगे। आपने ट्रेनिंग की बात की, अगर हम जाबी स्कूल सिस्टम को लेके इसकी बात करें कि यहाँ पर टीचर्स को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो टीचर के अपने अंदर जो है ना वो एक लर्निंग करंट होना चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए। अगर जो टीचर सीखने के जज्बे से नहीं आई और सिर्फ अर्निंग के जज्बे से आई है तो मैं कभी भी उसको परस्यू नहीं करती। हमारे यहाँ 3 सेशंस होते हैं, 3 से 4 सेशंस होते हैं, इसमें 2 इंटरव्यूज होते हैं। इसमें मेन एक इंटरव्यू जो मैं फाइनलाइज कर के लेती हूँ टीचर्स का, उसके अंदर सबसे पहले तो मैं बच्ची जो भी होती है हमारे यहाँ जो पढ़ाने आए या कोई बच्चा है, सबसे पहले तो मैं उससे ये कमिटमेंट करती हूँ कि भाई आप एक टीचर बनने के लिए आए, इस वक्त की बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो यू शुड बी अ नेचर बिल्डर। और आपको नेशन बिल्डर बनने के लिए सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी की नफी करनी पड़ी, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी आदतों को। दूसरी चीज, आप ये समझ के यहाँ नहीं आइएगा कि जी आप एक उस्ताद हैं तो आप कोई बहुत जो है ना लैंडलॉर्ड बन जाएंगे, इसके बाद बहुत आपकी अर्निंग होने लगेगी। उस्ताद तो हमेशा जो है ना वहीं रह जाता है, उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जाते हैं। तो आप जरूर आगे बढ़ें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं जो फिर ज्वाइन कर रहे होते हैं और वो खुद भी आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं, और उनको इस चीज का भी आइडिया होता है कि भाई हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो सबसे पहले उनकी माइंड मेकिंग ये करनी होती है कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो खिदमत के जज्बे से आ रहे हैं, बिल्कुल, रादर देन योर सैलरी या योर रिक्वायरमेंट जो भी आपकी है, आप जो डिमांड कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपके अंदर ये जज्बा हर सूरत होना जरूरी है कि यहाँ आपको किस वक्त किस बच्चे को आपकी जरूरत है। आपको हर बच्चे पे अटेंशन देनी है, हर बच्चे की नेचर आपको समझनी है। इसलिए हमने बच्चों को जो होम एक हमारे यहाँ सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं होम टीचिंग सिस्टम, ये क्लास 3 तक हम रखते हैं मॉन्टेसरी से, ताकि जो बच्चे की पूरी साइकी होती है वो टीचर एक जो होती है वो पूरे साल उसको पढ़ाती है, एक उसकी हेल्पर या एसोसिएट टीचर हम रखते हैं, ताकि समटाइम्स अगर टीचर एब्सेंट होती है तो वो बच्चे को जो है ना वो कवर करे और बच्चा लोनलीनेस फील ना करे क्लास में। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा मतलब फोकस किया जाता है। अब जब टीचर इस बात को समझ जाती है कि मैं इस जज्बे के तहत आई हूँ और मैंने इतना टाइम कम से कम देना है स्कूल में, और इस वक्त तक के लिए मैं बॉन्ड हूँ कि मैं अपनी क्लास को और अपने बच्चों को जो है ना वो इतना कैपेबल करूंगी, उनकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लास की कंप्लीट करूंगी, एजुकेशन की जितनी भी उनकी ईयरली, देन फिर इसके बाद ये होता है उसकी ट्रेनिंग्स स्टार्ट होती हैं। अब उसकी ट्रेनिंग्स के अंदर डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसके अंदर हम एजुकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ फिर क्लास मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं, स्टूडेंट साइकोलॉजी की ट्रेनिंग्स होती हैं, पेरेंटल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग्स स्पेशली होती हैं। बिकॉज आप स्टूडेंट्स को तो आप देखें वो आपके अपने हैंड्स में, आप बच्चों को तो प्यार सबसे ज्यादा चाहिए होता है, आपकी अटेंशन चाहिए होती है, उनकी लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स को सबसे पहले, जब पेरेंट्स एक बच्चे को स्कूल में लेके आते हैं, वो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो पहले आपको उनकी साइकी समझना जरूरी होती है। फिर टीचर के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी जरूरी होती है कि वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि टीचर जो है वो बच्चे की जो है वो सेकंड मदर है, ये सेकंड फादर है, यानी स्पिरिचुअल मदर और फादर है, उसको ये इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अगर पेरेंट्स इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, आजकल हमारे यहाँ कंपटीशन डेवलप हो गया है, क्योंकि बड़ी हाई फी जो लोग ले रहे होते हैं वही समझते हो कि हमने तो जो टीचर को जो है ना बस अब आपने खरीद लिया है, वो जैसा आप चाहेंगे उसको मोल्ड करेंगे, वो हाँ, और जितनी हम चाहेंगे इंसल्ट कर सकेंगे। सबसे पहले आपको इज्जत करनी है टीचर की, ये पेरेंट्स को बताने की जरूरत होती है कि जब तक आप अपनी माइंड मेकिंग नहीं करेंगे, आप जब तक टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप टीचर को फर्स्ट नहीं करेंगे, जब तक बच्चा किसी भी तरह वो एक्सेप्ट होकर लर्निंग प्रोसेस में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान का निज़ाम है तालीम का, इससे फिर बात करेंगे। श्योर। अच्छा, जाबी स्कूल मुस्तकबिल के लिए क्या माने रखता है इन योर साइड? हाँ बिल्कुल, मैं देखिए क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव रखती हूँ। इसी वजह से मेरी कोशिश यही है कि हमारे जो 3 इदारे हैं हम इसी को सस्टेन करें, अच्छा ग्रो करें।
मुस्तकबिल के लिए मैं समझती हूँ कि जो आजकल पे बच्चों को स्पेशली एजुकेशन में हमारे यहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें इस वक्त आई हैं, जैसे कि अब हमारे यहाँ जो है ना डिग्री लेवल को 4th ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। चीज़ों को मुश्किल किया जा रहा है, ना कि आसान किया जाए, जबकि अब जो है ना इस वक्त टाइम, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें मिलके, इन्फ्लेशन, मुल्क के हालात, इन चीज़ों को कंप्रेस करने की ज़रूरत हो। तो मुस्तकबिल में मैं ये समझती हूँ सबसे पहले तो बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, और बच्चों के जो स्किल्ड हैं स्पेशली देखिए, रादर देन एजुकेशन के बच्चा कौन सी पोजीशन ले रहा है, कैसी राइटिंग स्किल्स उसके अंदर है, कंटेंट राइटिंग कैसी कर रहा है, नंबर कैसे ले रहा है, ग्रेड्स कैसे रहा है, इसके अलावा उसके अंदर जो स्किल्स हैं उनको एनहांस करें, उसकी पर्सनैलिटी को एनहांस करें, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करें। और इसके अलावा ये कि उसको ये खुद पता होना चाहिए कि मुझे खुद क्या करना है। ठीक है। और देखें, हमारा जो माशरा है ना, हम उसके अंदर अपनी विश के ऊपर भी अपनी मर्जी से उड़ भी नहीं सकते ना। हम ऐसी तरबियत करेंगे बच्चों की कि भाई आप बिल्कुल ही माशरे से बागी हो जाए, रिबेलियन बन के आप कहें कि नहीं जी मैंने तो एक्टर ही बनना है और अब्बा ने मौलवी बनाना है, ऐसा भी नहीं है। आपने कोई बीच का रास्ता ढूंढना है, आपने एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा मुसलमान होता है, यही हमारी तरबियत है और यही हमारा एम है कि हम इस स्कूल से जिन बच्चों को भी, जो भी बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हो, वो एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे मुसलमान हो, जो एक अच्छी इंसान होने की प्रैक्टिस करें, उनमें इंसानियत हो सबसे पहले, तो फिर उनके जो प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में वो जाए, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी उनका क्लैश ना हो कोई, और उनके जो अपने स्किल्स हैं जिसके अंदर वो चाहते हैं ग्रो करें और आगे बढ़ें, वो भी वो जो है उसको साथ साथ अपने चला सकें। और अगर हो सके और जहां भी हम उनकी हेल्प कर सके, जहां हम उनकी जो है काउंसलिंग कर सकें और उनके पेरेंट्स की, वहां हम उनकी काउंसलिंग करें ताकि वो अपने उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में उनके लिए हेल्पफुल रहे। समझे। अच्छा, व्यूअर्स को ये बताएं कि जाबीर स्कूल के कितने ब्रांचेस है और कहाँ लोकेटेड है, ये बता दीजिए। जेबीज स्कूलिंग सिस्टम के 2 ब्रांचेस हैं, जो कि जेबीज स्कूलिंग सिस्टम की एक लियाकताबाद में है और ये आप जहां है गुलशन इकबाल में। दूसरी हमारी जो है JETC, वो भी यहीं गुलशन में ही है, जिसके अंदर जेबीज वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि हम सेकंड शिफ्ट में होता है हमारा, और डिफरेंट डिप्लोमास और हमारे जो होते हैं वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं। व्हाट इज द रिलायबल फी ऑफ जाबीर स्कूल? देखिए, फी जो है मेरे पास, इसमें 2 सेक्टर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं। एक तो हम नॉमिनल फी के ऊपर काम कर रहे हैं, दूसरा हम एक प्योरली जो है वो सोशल वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, जो बिल्कुल फी पे कर ही नहीं सकते हैं। हमारा स्टार्टअप 3000 है रजिस्टर्ड फी जो हमारी, लेकिन हम वो भी नहीं चार्ज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स से। इसके अलावा जो है ना, हम जैसे लियाकताबाद में हम अगर काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वहाँ थोड़ा लो प्रिविलेज एरिया है, तो उसमें तो हम बिल्कुल ही नॉमिनल फी चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट्स से। जो स्टूडेंट्स नहीं दे सकते उनसे फी लेते भी नहीं है। हमारे पास वहाँ पर एक कैटेगरी बनी हुई है जिसको हम, जैसे मैंने JETC आपसे एक मुतारिफ कराया एक नाम, यानी जेबीज एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। इसमें हमने ये किया है कि हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ उन बच्चों को जो कि माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, ना सिर्फ माइनॉरिटीज से, बल्कि वो बच्चे उन एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि उस एरिया के अंदर भी झोपड़ पट्टी है ना, जो कि वो वहाँ एक पुल है, कोई उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं है, उसको अगर आपको याद हो तो वो इलाका कौन सा कहलाता है, टिनट्टी वाला एरिया। वहाँ काफी झोपड़ियां वगैरह बनी हुई है कच्ची, वहां पर से बहुत पसमानदा इलाका है, वहां से बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। नंबर ऑफ 60 स्टूडेंट्स मोर देन दे आर, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनकी यूनिफॉर्म्स, उनकी बुक बैग्स, उनकी ALD कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम फ्री है। और वो बच्चे जो हैं, अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो वो बच्चे जो हैं इतने बेचारे मतलब हेल्पलेस मैं कहूंगी कि उनके पास जो है ना आयरन भी नहीं होती अपने यूनिफॉर्म को प्रेस करके आने की, उनके पास उनके घरों में टॉयलेट्स भी नहीं है, उनके पास वॉशरूम्स भी नहीं है, तो उनके पास तो बेसिक जरूरियात ही नहीं है। उन बच्चों को पढ़ाना और नॉर्मल स्कूल के अंदर एडमिशन जब मैंने लेना स्टार्ट किया आज से 6-7 साल पहले की मैं आपको बात, 6 साल हो गए इस बात को, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन लोगों ने मुझे, मतलब वहाँ के एरिया के लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग भी किया, कुछ लोगों ने थ्रेट भी किया कि ये तो सारे जो है ना वो कल्प्रिट्स हैं, मुजरिमों को आप तालीम देंगी, स्कूल के अंदर अलाउ करेंगी, या आपको नुकसान करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है वो बच्चे एक तो जो है ना वो चाइल्ड लेबर करते हैं, उनमें से कुछ बच्चे फूल बेचते हैं, कुछ बच्चे लेबर का काम भी करते हैं, और भी बहुत वो बच्चे मुझे जगह जगह कभी कहीं मिल जाते हैं तो वो भाग के आते हैं, सलाम करते हैं, और वो बहुत मोहब्बत करते हैं बच्चे, और उनको मोहब्बत दो तो मोहब्बत ही मिलती है। दूसरा, वो बच्चों में बहुत चेंज आया है, उनकी लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके एटीट्यूड में भी माशाल्लाह बहुत चेंज आया है। चलो ठीक है, अल्लाह इसको आपका अजर अजीम अदा करे। अच्छा, जब हम पाकिस्तान का तालीमी इदारा है या जो पसमानदा तालीम है पाकिस्तान की, उस पर एक नज़रसानी कर लेते हैं कि पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम कैसा होना चाहिए। इन शॉर्ट वर्डिंग में आप व्यूअर्स को बताएं।
अच्छा, इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उसमें ना कैटेगराइजेशन जो है हमारी, वो हमें क्लास डिवीज़न ख़त्म करने की ज़रूरत है। और राइट। सबसे पहले ये चीज़ हमें जो है ना वो रूट बेस पे स्टार्ट करने की ज़रूरत है। रूट बेस पे स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हमने स्कूलिंग से ही स्टार्ट करना है, और स्कूलों में सबसे पहले ये डिवीज़न हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। सही। क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लास डिवीजन एजुकेशन सिस्टम में आ गया है, इसकी वजह से मैं देखती हूँ कि बच्चों में स्पिरिट तो उन बच्चों में ज्यादा है कि जो कि मेहनत कर रहे हैं या सफर करके एजुकेशन उनकी जो है ना वो कंप्लीट हो रही है। लेकिन जो बच्चे जिनको बिल्कुल प्लेट में रख के दे दिया गया है, उनके अंदर ना तो कंपटीशन है और ना इतना टैलेंट है, लेकिन वो जो है ना दूसरे बच्चों के लिए डिमोटिवेशन का बाइस बनते हैं मैनी टाइम्स। सही, ठीक है। तो ये सिस्टम को जैसे कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि ग्रास रूट लेवल से हमें ये समझने की जरूरत है। एक मिसाल मैं इसमें आपको दूंगी कि हमारे जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं सरदार अली शाह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है वो एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं पीछे, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही अभी कुछ दिन पहले ही। उन्होंने कहा कि जो है ना लोग मेरे पास आते हैं और वो वजीर और वो एमपी और एमएनएस मेरे पास आते हैं जिन्होंने ऐसे तालीम हासिल की जैसे मैंने की है। और उन्होंने ऐसे तालीम हासिल की, वो कहने लगे कि हमारे वालिद साहब ने एक जमीन दे दी, उसमें 2-3 कमरे बनवा दिए और वहां हमने तालीम हासिल की। जैसे कि गांव देहातों में स्कूल होते हैं जमीन पे बैठ के और सादा स्कूलिंग सिस्टम, और उनकी काबिलियत में हमें कोई शक नहीं है। वो जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, बहरहाल हर शख्स अपने तौर पे काम कर रहा है। और वो हमने जैसे तालीम हासिल की, वो एमपीए एमएनएस भी सब वहीं से तालीम हासिल करके आ रहे हैं, हमारे बुजरा और उमरा। लेकिन वो मुझे जो आके कहते हैं कि जी फला एलीट स्कूल के अंदर आप जरा सिफारिश कर दें कि हमारा बच्चा उस स्कूल में तालीम हासिल करे। तो ऐसा क्यों है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जब हम यहाँ तक आ सकते हैं, जब हम, उनका कहने का मकसद आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि जब हम जमीन पे बैठ के तालीम हासिल करके काबिल बन सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों इतनी लेविश लाइफ स्टाइल की तरफ और लेविश एजुकेशन सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं? तो हमें भी चाहिए कि हम जो है वो उन स्कूल्स के लिए काम करें जो कि हमारे इन एरियाज के अंदर स्कूल हैं, हमारे विलेजेस के अंदर जो स्कूल है, हमारे लो प्रिविलेज एरियाज के अंदर जो स्कूल है, उनके ऊपर वर्किंग करें ना, ताकि उनमें से हम जैसे मिनिस्टर्स निकलें, हम जैसे काबिल लोग निकलें, हम जैसे एजुकेशनिस्ट निकलें। उनका जो कहने का मकसद था वो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो इस लेवल के ऊपर अगर हम जाके काम करें और हर शख्स ये सोच ले तो बेहतरी आ जाएगी खुद ब खुद एजुकेशन सिस्टम में। दूसरा कि हमारा जो माइंड सेट है ना, जो हमारे दीन हमें जो देता है इक्वालिटी का दर्स, तो वो अगर हम नहीं रखेंगे तो कभी भी हम किसी लेवल पे भी, वो एजुकेशन हो, वो कोई प्रोफेशन हो, वो आपका लिविंगहुड हो, जब तक आप जो है ना इस माशरे के अंदर अच्छा चेंजेस नहीं ला सकते। अच्छा, आपने इक्वालिटी की बात की, तो इक्वालिटी में गर्ल्स भी आती है। लड़कियों की तालीम के हसूल में क्या रुकावटें हैं, आप क्या समझती हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो इस चीज़ को बहुत नेगलेक्ट किया जाता है। फैमिलीज होती है जो अपने गर्ल्स को नहीं पढ़वाते हैं, तो आप उस चीज़ की हक में या ना हक में? मैं तो समझती हूँ कि आपके घर में अगर 4 बेटे और 1 बेटी है ना, तो आप सबसे पहले अपनी उस एक बेटी को तालीम, और अगर 1 बेटा और 4 बेटियां हैं ना, तब भी आप अपनी उन 4 बेटियों को पहले तालीम दें। इसकी वजह ये है कि देखें, अब हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी अगर आप देखें जो हमारा माशरती निज़ाम है, उसके अंदर लड़के के ऊपर बहरहाल जो कि अब ज़माना बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन हम अगर सिटीज़ के अलावा भी देखें तो हमारे पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में तभी ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर भी नहीं हुआ है। तो लोग जो है ना वो मर्दों के ऊपर ज़्यादा माशी बोझ समझते हैं कि डालना चाहिए, और बच्चियों को ये समझते हैं इन्होंने घरदारी कर। तो घरदारी के अंदर बच्चे की तालीम और तरबियत के अंदर जो माँ का किरदार होता है, उस किरदार को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले लड़की का तालीम याफ्ता और शऊर याफ्ता होना जरूरी है। मतलब सिर्फ तालीम डिग्री की नहीं, उसको शऊर की भी जरूरत है। जहां तालीम लड़कियों की, मैं 2 चीजों को देखें, तालीम के लिए मैं लड़कियों के लिए 200% अपनी जान लगाने के लिए तैयार, लेकिन मैं वहीं एक और चीज के मुखालिफ भी हूँ, जहां तालीम ने औरत को इज्जत और मर्तबा अता किया है, वहीं औरत ने तालीम के बहाने कहीं कहीं इसका लेवरेज लेते हुए आज़ादी को भी बहुत ज़्यादा अपनी प्रमोट कर दिया। तो मैं उसके हक में नहीं हूँ कि तालीम के बहाने किस किस्म की आज़ादी हासिल की जाए, माशरती या माशी आज़ादी हासिल की जाए, या उन जंजीरों को आप तोड़ना चाहें, वो तंजीरें जो हमारे दीन और दुनिया ने हमें, जो हमारी दिवायात ने हमें दी। बहरहाल एक हमें अपने सर्टन बाउंड्रीज में रहते हुए
लड़कियों को बहुत अच्छी तालीम तालीम देना देनी चाहिए, चाहिए। उनको खुद मुख्तार करना चाहिए, उनको स्किल्ड भी करना चाहिए, बिल्कुल यानी स्किलफुल भी हों कि वो अगर घरों में रहते हुए भी कुछ करना चाहती हैं, जरूरी नहीं है ना कि अब हर लड़की बाहर निकल के ही सब काम कर रही हो। बहुत आजकल सारी डिजिटल दौर है। ऑनलाइन और डिफरेंट तरह की और भी एक्टिविटीज हैं जो वो कर सकती हैं, चलिए तो ठीक है। जरूर उसके ऊपर काम करना अच्छा, चाहिए। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स? इसमें तो बात करने के लिए कुछ रहा ही नहीं नहीं, जैसे माशाल्लाह। मैं खुद बताता खुद मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट प्रेफर गवर्नमेंट स्कूल्स, आई प्रेफर प्राइवेट स्कूल्स। इसकी क्या हाँ। वजह है? उसकी वजह ये है कि देखें हमारे यहाँ ना काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स इतने माशाल्लाह हमारे बड़े बड़े मतलब हदूद अरबा पे फैले हुए गवर्नमेंट स्कूल है, हर तरह की सहूलियात उसमें अवेलेबल होती हैं। जब स्कूल बनाया जाता है देन आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल खंडर होता चला जाता है। एक चीज तो ये है कि वहां पर जो है ना वो जो बेसिक जरूरियात हैं बच्चों की, वो चीजें ऐसा नहीं है कि वहां मौजूद नहीं होती, वो मौजूद होती है जिस वक्त वो स्कूल बनता है, या उसको गवर्नमेंट नहीं जो है लुक आफ्टर कर रही है ऐसा भी नहीं, लेकिन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से कुछ काली भेड़ें मिलके करती ये हैं कि हमारे यहाँ जो है ना वो जो असातिज़ा हैं वो लायक भी हैं, फायक भी हैं, उनको जो है ना आपने अच्छा अपॉइंट किया है, एजुकेटेड लोगों को अपॉइंट किया है आपने, जो है ना शफाफियत के साथ अपॉइंट किया, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में शायद या तो अल्लाह का खौफ नहीं है, या वो अपने मर्तबे को नहीं समझते कि वो स्कूलों में पढ़ाने ही नहीं जा रहे होते, उनकी हाजिरियां पूरी नहीं होती। बच्चों के लिए जिन चीजों की सहूलियात की जरूरत है, वाटर कूलर की जरूरत है, इलेक्ट्रिक की जरूरत है, कोई सब्स्टिट्यूट हो, अगर यहाँ पर जो है ना वो लोड शेडिंग का सिस्टम है, या टीचर्स हो, या आया हो, या आपके जो है ना वो जूनियर स्टाफ हो, आपका कोई भी चीजें बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। होता ये है कि समटाइम्स स्कूलों का अगर विजिट करने का मौका मिले तो उस वक्त देख के बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है कि स्कूलों में इस कदर गंदगी हुई हुई होती है, लगता है महीनों महीनों वहां की सफाई नहीं हुई हुई है। वॉशरूम्स का हाल तो खैर आप जिक्र करना ही बेकार है, इवन के वो प्रिंसिपल्स के अपने ऑफिस के हाल भी इंतहाई बुरे होते हैं। ठीक है। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम क्या समझती है, इसको फरोग देना चाहिए सोसाइटी में या कुल नहीं? देना चाहिए। मतलब इस वक्त हमारे यहाँ मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान अब भी जो है ना वो बहुत पीछे, 50 साल पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। तो हमें तो बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम जो है वो अपने यहाँ स्कूलों से इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं। तो और बच्चे भी हमारे माशाल्लाह मैं देखती हूँ कि बहुत स्किल्ड भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, और उनमें इसको अडाप्ट करने की भी बहुत अच्छी मतलब सलाहियत मौजूद है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छी वर्किंग करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमें जो है ना स्कूल लेवल पे ही इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ना कि ये कि हम किसी डिप्लोमा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के चक्कर में पढ़े और उससे जो है ना वो वालिदैन पे भी इजाफी बोझ होता है। ठीक है, मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद चीजें रैप अप करते हैं। ठीक है। अच्छा, मदरसे की तालीम कितनी कारआमद है एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स? मदरसे की तालीम देखिए अपनी जगह कारआमद है, हम ये तो नहीं कह सकते कि मदारिस की तालीम कारआमद नहीं है, लेकिन मदारिस के अंदर एक खास माहौल होता है। तो अगर मैं हमारे यहाँ के मदारिस में जिक्र करूँ तो हमारे यहाँ देखिए मौलाना तकी उस्मानी साहब जो है वो कुछ मदारिस चला रहे हैं, इतने बेहतरीन वहाँ तालीम दी जा रही है। वहाँ कैम्ब्रिज बोर्ड सिस्टम तक चलाया जा रहा है, आप ये देखें, टेक्नोलॉजी की तालीम भी दी जा रही है। और भी बहुत सारे हमारे ऐसे इदारे हैं जो कि दीनी हमारी हैं, जो मदारिस हैं या तंजीमें हैं, जो इदारे वो तो बहुत अच्छा चेक ऑफ रख रही हैं और काम कर रही हैं। लेकिन हर तरफ जो ये मदारिस खुले हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ तालीम दी जा रही होती है, तो वालिदैन को भी वहाँ कुछ चेक ऑफ रखने की जरूरत होती है। दूसरा, बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा होता अभी तक। जो मेरा अपना जी नहीं, मैं सारे मदारिस की बात नहीं करूंगी, फिर मैं वही कहूंगी कि गिने चुने मदारिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सारे मदारिस नहीं कर रहे। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव, मतलब अब मामला तो यही है कि वो हर शख्स अगर जो है ना वो जिसका कोई एक माइंड सेट है और वो अगर मदरसा लेके बैठ गया है और वो सिर्फ मदरसे की तालीम भी दे रहा है और साथ साथ वो बच्चों की कोई अलग तरह की माइंड मेकिंग भी कर रहा है, तो मदारिस होने चाहिए, लेकिन मसालिक के हवाले से बच्चों की ब्रिंगिंग अप नहीं करनी चाहिए। हमें 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 वो एजुकेशन देनी चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान मजीद में दी, ना कि हमको उसको डिफरेंट वे में लेते हैं। ठीक है, जबरदस्त पॉइंट्स इन्होंने शेयर किए व्यूअर्स। ये आज की हमारी गेस्ट जबीन नवीद साहिबा, जाबिर स्कूल सिस्टम की को फाउंडर बन कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ।